हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी डेली की भांति LTGIC का GS का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था, तो उसी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। हम लोग 30 क्वेश्चन जो हैं, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, इसको जल्दी फटाफट देख लेते हैं। चलिए चलिए थोड़ा बड़ा कर लें, इसके बाद में सही हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक, ओके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। ये गुप्त काल की बात पूछी गई है, इसमें कही गई है गुजरात, बंगाल और दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो गुप्त काल में देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था वो वस्त्र निर्माण था, यानी कपड़े का निर्माण करना इस काल का प्रमुख केंद्र प्रमुख उद्योग था। ठीक है, कौन सा? वस्त्र उत्पादन। तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया है। वस्त्र उत्पादन जो था ये गुप्त काल में प्रमुख उद्योग थे। ऑप्शन सेकंड है, सॉरी, क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो ये खालसा भूमि जो अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, कहाँ पर हुई, किसके समय में हुई थी, ये पूछा गया है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इसने राजस्व सुधारों को अंतर्गत सबसे पहले इसने मिल्क, इनाम, वक्फ, इनके अंतर्गत जो भूमि थी उसको वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, ये पूछा गया है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, टी ए अलकाट। ठीक है, तो ये तीनों थे, कौन नहीं था। ठीक है, नहीं पूछा गया, इसको ध्यान रखिए, नहीं था। तो एम सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। सही क्रम पूछा गया है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड ये कब हुआ था। तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ था ये फरवरी 1922, यानी कि हाँ 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी कब हुआ था, 1922, याद रखिए। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, पुलिस थाना जो था वो कब जला दिया गया, वो यानी कि गोलीकांड के बाद दूसरे दिन 5 फरवरी को। ठीक है, ये 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद में गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन कब किया गया, तो ये किया था इन्होंने, आंदोलन का स्थगन किया था 12 फरवरी को। कब किया था, 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद में गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, तो गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 10 मार्च को हुई थी। कब हुई थी, 10 मार्च 1922 को। ठीक है, तो घटनाओं को इंगित करिए, यानी कि सबसे पहले सीरियल से है ही 4, 5, 12 और 10, 1, 2, 3, 4, ये पूरा सीरियल है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनिए। उत्तर चुनने के लिए 1, 2, 3 एवं 4, तो हमें पहले ही आंसर मिल गया है, तो आंसर ए हमारा ठीक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, ये मैथ का क्वेश्चन है। 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। इनका वर्गमूल पूछा गया है। तो वर्गमूल इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको कर लीजिए, 272 क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सॉरी इसमें माइनस दिया गया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला इसका। तो 272 प्लस कितना हो गया 128, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया 272 माइनस 128, एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, कितना आएगा 272 128 कितना हुआ 8 तो 10 की जीरो, 8 तो 10 की जीरो, हमसे लगा कितना हुआ 1 हुआ, और 7 2 9 1 10 की जीरो, हाथ से लगा 1 हुआ, और कितना हुआ 2 1 3 1 4, यानी कि 400 हुआ, ठीक है। 400 यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 272 में से 128 कितना हुआ, 12 में से 8 गया कितना हुआ 4, और 6 में से 2 गए 4 बचे, ठीक है। फिर यहाँ से 2 में से 1 गया 1, 144, 400 गुणा 144 करो, 400 किसका गुणा होता है वर्गमूल होता है, देखिए ये ऐसे हो जाएगा अंडर रूट में 400 गुणा 144, ठीक है। 400 गुणा, इसको हम साफ में शार्पनर से साफ कर देते हैं, चार सौ किसका हुआ 20 का, ठीक है। 144 किसका होता है 12 का, ठीक। ये सॉरी ये तो बाहर आ जाएंगे, तो 20 गुणा 12 कितना हुआ 12 दूनी 24, यानी कि 240, तो 240 आंसर आ जाएगा हमारा। इसका वर्गमूल कितना होता है 240, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, राइट आंसर कौन सा होगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है। घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो घाव के भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो कौन सा होता है विटामिन सी, जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर के जो अवशेष थे, ठीक है, वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए पाटलिपुत्र से, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, कहाँ से पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगियों के औसत स्कोर का औसत 87 पॉइंट था। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 2 शीर्ष प्रतियोगियों जिनका स्कोर का अंतर 2 पॉइंट था अनुपस्थित हो तो औसत 85 पॉइंट हो जाएगा। शीर्ष स्कोर कौन सा था, यानी कि एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में कितने 8 प्रतियोगियों का औसत स्कोर कितना था 87, तो 8 प्रतियोगी तो निकाल लीजिए, 8 का कितना था 8 प्रतियोगी कितना था 87, ठीक है, ये कर लीजिए। इसके बाद में यदि 2 शीर्ष प्रतियोगी हों जिनके स्कोर का अंतर 2 पॉइंट था अनुपस्थित हो तो औसत 85 पॉइंट हो जाएगा। शीर्ष कौन सा था 8 में से 2 गए कितने हो गए 6, 6 में कितना था 6 का कितना 85 बता रहा, इनका गुणा कर लीजिए सीधा, 8 सत्ते 56 कि 6 यहाँ से लगा कितना हुआ 5, 8 8 64, 64 5 69, ठीक है 696 आ गया। इसका कितना हुआ 56 30 की जीरो, यहाँ से लगा 3 और 8 छंग 48 3 51, ये 510 आ गया। इसके बाद में 2 प्रतियोगी, यानी कि क्या पूछा गया है 2 शीर्ष प्रतियोगी जिनका स्कोर अंतर 2 पॉइंट था, 2 प्रतियोगी, ठीक है,
इनके कुल पॉइंट कितने थे? 6 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 2 का कितना था? 2 प्रतियोगियों का कुल पॉइंट कितना था? 8 का कितना था? 696 था। 2 का कितना आएगा? तो 2 का 696 माइनस कितना हो जाएगा? 510। ठीक है, ये 2 का निकल आया, तो कितना हो जाएगा? 6 8 1 186 हो जाएगा। 2 का कितना हुआ? 186। 2 का 186 हुआ था, तो शीर्ष दोनों का कितना होगा? 86/2, दूने में 18, दूती 6, यानी कि 93 हो जाएगा। नहीं, आधा आधा थोड़ी होगा। 186 था, तो 2 का कितना हुआ? 186, इनको जोड़ लीजिए, 92 और कितने हुए? 92 और 94, 186। ठीक है, 92 और 94 कितने हुए? 186। तो ऑप्शन हमारा जो कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 94। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः कौन है? सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात की गई है। सर्वाधिक किसमें है और सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की कौन किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है? तो सर्वाधिक की अगर बात करें, अनुसूचित जातियों की संख्या बात पूछी गई है यहाँ पर, तो सर्वाधिक हो गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस में है? 2 में है। उत्तर प्रदेश इसमें उत्तर प्रदेश इसमें है। और सबसे कम पूछा गया है सबसे कम पूछा गया है वो पंजाब में कितनी है? पंजाब में लगभग 31% है। ठीक है, 31.9 यानी कि 32% है। सबसे कम है मिजोरम में। मिजोरम में जी, मिजोरम में कितनी होगी? लगभग 0.1%। सबसे कम मिजोरम में है। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला ये कहाँ भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को, या संसद को? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो मामला विवाद होता है, ये कहाँ भेजा जाता है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के तहत ये आता है और ये भेजा जाता है कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अनुच्छेद 71 का क्लॉज 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, संविधान का प्रस्तावना का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, और एक बार नहीं कई बार आया है। देखिए, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। देखिए, जो भारत की प्रस्तावना है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ये लिखा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, एंडीज, हिमालय और यूराल। तो जो यूराल पर्वत है ना, यूराल, ये पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। और ये कहाँ पर स्थित? कहाँ पर? ये रूस में है। यूराल पर्वत कहाँ पर है? ये रूस में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में अधिकांशतः जो बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है?
प्रौद्योगिकी है, चक्रीय है या संघर्ष संबंधी या संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल या साइक्लिकल है या टेक्नोलॉजिकल है। तो भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी है वो कैसी है, स्ट्रक्चरल है। ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि जो फसल थी वो कौन सी थी? हरित क्रांति की बात करें, जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूँ या मैक्सिकन गेहूँ, कौन सा था? तो हरित क्रांति में जो प्रयुक्त मुख्य फसल जो थी वो कौन सी थी? वो मैक्सिकन गेहूँ थी। कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूँ। हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, और भारत में कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन सा तत्व नहीं आता है? थोरियम आता है, यूरेनियम आता है और प्लूटोनियम भी आता है। ये कैडमियम ये नहीं आता है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी लिंग संलग्नता? लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसके द्वारा की गई थी? कासल ने, डॉब्जहांस्की के द्वारा, या मूलर ने, या मॉर्गन के द्वारा? तो ये जो लिंग संलग्नता जो थी ये सबसे पहले किसने की थी? हंट मॉर्गन के द्वारा की गई थी। और किसमें ये सबसे पहले देखी गई थी? ड्रोसोफिला में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? शिशु लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में है? देखिए, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग कितना है? 972 है। ठीक है, और इसमें दिया नहीं गया अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ का कितना है? 969 है, 969। उत्तर प्रदेश का 902 सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। हरियाणा का कितना है? 834 है। पंजाब का कितना है? 846। ठीक, पंजाब का 846 है। 834 हमारे हरियाणा का है। 972 ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इसमें 969 जो है वो छत्तीसगढ़ का है, 902 उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे कम इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया तो छत्तीसगढ़ का है। राइट आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन हमारा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मेरठ में स्थित है। कहाँ पर है? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, नरेंद्र देव ये हो गया अयोध्या में, फैजाबाद में, और एक झांसी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नगर दिए गए, एक तरफ हवाई अड्डा दिए गए हैं। कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है? देखिए लखनऊ का कहाँ है? अमौसी है, पता होना चाहिए। वाराणसी का बाबतपुर, बासे वाराणसी और बासे बाबतपुर।
ठीक है, इस तरह से याद कर लिए। कानपुर का चकेरी है। आगरा का खेरिया, आगरा खेरिया। ठीक है, ऐसे याद करिए। लास्ट में देखो इसमें रा आया, इसमें या आया, या रा, आगरा का खेरिया। ठीक है, तो ये मिला लीजिए। 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1 है कहीं इसमें? A का 3 यानी A का 3, B का 1, किसी में है नहीं? ऑप्शन डी है, डी में है हमारा, वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुरिया लोक नृत्य कौन सा है, कहाँ का है जी? धुरिया लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, किस क्षेत्र का है? धुरिया लोक नृत्य अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, या रोहिलखंड का है? तो धुरिया लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कृषि को काट तथा दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? किस कृषि को काट तथा दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, प्राचीन कृषि, रोपण कृषि। तो काट तथा दहन कृषि जो है वो है स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण कृषि, इसको काट तथा दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति ने कुछ चावल रुपये 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा कुछ चावल 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने उन दोनों को मिलाकर 21 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात क्रमानुसार कितना था? अनुपात पूछा गया है। 1 किलोग्राम मिश्रण, अब यहाँ मिश्रण की बात की गई है, दोनों को मिला लीजिए, मिश्रण कितना हुआ दोनों को मिलाकर? यानी कि जब 1 किलोग्राम मिश्रण उसने खरीदा है, मिक्सर कितने में? 21 रुपये 60 पैसे में। ₹21.60 में खरीदा है, और इसमें कितना लाभ कितना लिया है? इसकी बिक्री पर कितना लाभ लिया है? 20% का लाभ। प्रतिशत कितना हो गया? 20%। तो एक किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य होगा 21.60 में गुणा 100, कितना है लाभ? 20% है, 100 प्लस 20। ठीक है, बीस छंगा 120, 20 पंचे 100, 120 हो गया, 20 पंचे 100, 20 छंगा 120, कितना हो गया? 21 पंचे 105, 6 पंचे 30, 108 हो गया। ठीक है, कितना आया? 108। एक तो 108 बटे 6, 108 बटे 6 कितना होगा? 18 छंगा 108, यानी कि 18 हो गया। ठीक है, चलिए दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ, तो कितना आया था हमारा? 108 बटा 6 बराबर कितना आया? 18। 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आया? 18 रुपये। तो 18 ऐसे कर लीजिए, एक एक नेम 18, और कितना चावल कितने में खरीदे? 15 रुपये में। बहुत सारी गेहूँ, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपये में खरीदे, और कुछ चावल कितने में खरीदे हैं? 24 रुपये में। ये 24 रुपये में खरीदे। कितना हुआ? 6, इधर कितना हुआ? 3, 3 18, चयन पर 3,
18 में से 15 कितना गया, 3 आ गया। 24 में से 18 गया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6:3। 6:3 का मतलब कितना हो गया, 6:3, यानी कि 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 2:1। आंसर हो जाएगा कितना, 2:1। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पार्वती, लोनी, माही और जबाई नदी। राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, समानता, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, समानता, से याद रखिए। सा से क्या हो गया, साबरमती, सा से साबरमती, माँ से हो गया माही, ना से हो गया नर्मदा और ता से हो गया ताप्ती। ठीक है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र यानी कि मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। कौन सा शहर है ये सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली। तो भारत का जो दिल्ली शहर है ना, दिल्ली शहर, ये सांस्कृतिक घुलन केंद्र यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, मेल्टिंग पॉट कहा जाता है इसको। यहाँ पर विविध प्रकार की जो संस्कृतियों के लोग दिल्ली में बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। जयप्रकाश नारायण को, तो जयप्रकाश नारायण को किस प्रकार इनकी पहचान मिली। चलिए आगे। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन से, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से, भूदान आंदोलन से, या उनको कांग्रेस कारणी का सदस्य बनाया जाना। तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये हजारीबाग जेल से भाग कर ये भूमिगत हो गए थे और इन्होंने किस में आंदोलन लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करती है। परिसंपत्ति की तीव्र तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय या बैंकों का समापन। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित किस तरह से करता है। शाखा का विस्तार करता है, बिल्कुल सही है। परिसंपत्तियों की तरलता तो करता ही है, ये भी सही है। बैंकों का विलय भी करता है, ये बैंकों का समापन भी करता है। ठीक है, ये चारों करता है। 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2004 के आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। बायोफ्यूल का सबसे चौथा उपभोक्ता बन गया है भारत। ठीक है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को, ब्राज़ील को, चीन को या जापान को। तो देखिए भारत ने 2025 में कितने, 2024 में कितने वृद्धि की है, 40% की वृद्धि की है। तो किसको छोड़कर, चीन को छोड़कर। भारत ने किसको छोड़ा है, चीन को छोड़कर। पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे अमेरिका है बायोफ्यूल में। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे कौन है, ब्राज़ील है। ये पहले पे है, ये दूसरे पे है ब्राज़ील। ठीक है, तीसरे पे आता है हमारा इंडोनेशिया आता है। ठीक है, तीसरे पे कौन आता है,
इंडोनेशिया, और चौथे पे कौन आता है? भारत। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आय की समानता पर भारत को कौन सा वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ है आय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यानी विश्व बैंक की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है इसमें? स्लोवाक गणराज्य है, दूसरे पे स्लोवेनिया है, तीसरे पे बेलारूस आता है, चौथे पे आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिनिदाद और टोबैगो के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है, देखिए, ऑर्डर ऑफ द ट्रिनिटी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। सीधी सी बात है, ठीक है, जिसमें जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज एलटी ग्रेड की जीके, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा था। तो ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्वेरी है उसमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, ख़राब लगा, गलत लगा, जो भी जैसा लगा हो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।